नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो 13 और 12 को हुआ था, यानी 12 और 13 तारीख, 12-13 नहीं, हम देखने वाले हैं इस वीडियो में 13 और 14 तारीख का। कब का देखने वाले हैं? 13 और 14 तारीख का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके जो मैथ्स के क्वेश्चन जितने मिल पाए हैं, जो रियल क्वेश्चन है एग्ज़ाम के, उनको हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चलिए देर न करते हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि 560 रुपया प्रति दर्जन 80 के भाव से खरीदा गया और उसे 49 रुपया प्रति दर्जन में बेचा गया, तो कितने प्रतिशत का हानि हुआ? तो ध्यान से देखिए, इसमें क्या है कि 80 के भाव से 80 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदा गया है, ठीक है, और कितना बेच दिया गया? 49 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचा गया। तो अगर प्रश्न इस प्रकार का आया होगा तो 560 की तो यहाँ पे जरूरत ही नहीं थी, यानी कि इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें प्रति दर्जन का भाव पता है। तो हमें हानि बनाना है, तो हमें हानि प्रतिशत बताना है। यहाँ ऐसे ही निकल जाएगा कि 80 में से हम क्या करेंगे, जब हम 49 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 31, यानी 31 की हानि हो रही है किस पे? 80 पे। यानी हानि प्रतिशत अगर निकालें तो 31/80 हो जाएगा और गुणे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ठीक है। ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा और ये हो जाएगा आपका 2 5 10 और ये हो जाएगा 2 चौका 8, ठीक है। 5 से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा और 5 तियां 15 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद नीचे बचेगा 4, 4 से जब हम इसको भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 4 तियां 12 और उसके बाद बचेगा आपका 3 और 2, तो 4 8 32, ठीक है। 32 फिर बचेगा 3, तो पॉइंट बैठ जाएगा और फिर 4 8 32, फिर कितना हो जाएगा? 4 8 32 और उसके बाद फिर 4 5 20, यानी कितने परसेंट की हानि आएगी? तो ये आएगी 38.85% की हानि होगी, ठीक है। तो इस प्रकार ये बनेगा। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि ये प्रश्न आया था, क्या था कि अनुपात दिया था 4:5 और दोनों क्या था? दोनों का जो खर्च था, आय का अनुपात दिया था। आय का अनुपात क्या था? 4:5 था। और उसके बाद इसमें जो उसका खर्च था दोनों का, मान के चलिए ए और बी 2 पर्सन थे, ए और बी, ठीक है। ए और बी 2 पर्सन थे, जिसमें से एक का आय का अनुपात 4 और दूसरे का 5 था। तो एक का खर्च 4000 था और एक का खर्च 2000 था, ठीक है। और दोनों के जो बचत का अनुपात था वो 2:3 था, ठीक है। हमसे पूछा गया था कि तो दोनों का संयुक्त आय क्या है? दोनों का संयुक्त आय क्या है? डेटा अलग हो सकता है। दोनों का संयुक्त आय क्या है, ये हमसे पूछा गया था। देखिए, आय कितना है पहले का? पहले वाले का है 4x, ठीक है। दूसरे वाले का कितना है? 5x, ठीक। अब पहले वाले का 4x, दूसरे वाले का 5x, तो 4x जिसका है 4x, उसने वो खर्चा कितना कर रहा है? तो वो खर्चा कर रहा है आपका कितना? 4000, ठीक है। तो वो जब खर्चा कर रहा है 4000, तो इसमें खर्च कर दिया वो कितना? 4000, ठीक है। 4000 यहाँ पे खर्च कर दिया, ठीक है। एक मिनट, यहाँ 4000 नहीं था, बल्कि यहाँ पे कितना था? यहाँ 4000 नहीं, बल्कि यहाँ 2000 है और यहाँ 4000 है, ठीक है। तो ये कितना खर्च कर दिया? 2000 ये खर्च करता है, ठीक है। और यहाँ खर्च करता है ये 4000, ठीक है। तो जब इन दोनों को घटाएंगे तो बचत निकलेगा और बचत का अनुपात कितना है? 2:3 है, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा, तो ये जाएगा 3 से हो जाएगा, तो 3 चौका 12x हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा आपका 3 दूना 6, 6000 इधर हो जाएगा, इक्वल में ये हो जाएगा 5 दूना 10x, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 4 दूना 8000, ठीक है। अब देखिए 12x यहाँ पे है और यहाँ पे है 10x, जब इधर आएगा तो ये घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है। और ये -8, माइनस कितना है? 8000 है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कितना है? -6000, ठीक। तो -8000 और ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो फिर माइनस में हमारा आंसर आएगा, यानी कि यहाँ डेटा कुछ ना कुछ गलती है, यानी कि हमारा 4 नहीं बल्कि वही सही था। हमने यहाँ पे जो लिया था, एक मिनट रुकिए, यहाँ ये वाला जो डेटा है वही ठीक है, हमने थोड़ा सा गलती कर लिया, फिर से इसको शुरू कर लेते हैं हम लोग। यानी यहाँ जो हम 2 लिए हैं वहाँ 4 ही रहेगा और यहाँ 4 जो लिए हैं वहाँ 2 ही रहेगा, ठीक है। तो एक मिनट रुक जाइए आप लोग। चलिए देखिए, इसमें क्या था? ऊपर कितना था? 4x, ऊपर कितना था? 4x, ठीक है, अपॉन हो जाएगा 5x, ठीक। अब यहाँ पे कितना है?
कितना खर्च करता है, ये 4000 खर्च करता है, ये कितना करता है 2000 खर्च करता है। ठीक है, दोनों का अनुपात कितना बनता है, 2:3 बनता है बचत का अनुपात। ठीक है, बचत का अनुपात बनता है 2:3। पेन थोड़ा एडजस्ट कर लिया जाए। हाँ ठीक है, इतना बनता है। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 3 से होगा, तो ये 12x। ठीक है, और ये हो जाएगा 4×3 12,000। ठीक है, बराबर ये किया जाएगा तो 10x माइनस हो जाएगा 2×2 2×2 कितना हो जाएगा 4, 2×2 4,000। ठीक है, अब देखिए, अब 10 जो है वो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, क्योंकि 12 में से 10 जाएगा 2x इज इक्वल टू यहाँ माइनस 4000 है और ये माइनस से इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 12,000 माइनस 4000। तो घटाएंगे तो यहाँ कितना आ रहा होगा, तो यहाँ आएगा 4 घट जाएगा तो 8000। ठीक है, यानी 2 से घटाएंगे तो ये कट जाएगा 2 चौका 8, यानी x का वैल्यू 4000 आ रहा है। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया, दोनों का संयुक्त आय क्या होगा। दोनों का संयुक्त आय 5 4 9 हो जाएगा और x का वैल्यू कितना आ रहा है 4000 आ रहा है, तो यानी कि 9 गुणे कितना हो जाएगा 4000, यानी ये हो जाएगा 9 चौका 36। दोनों का संयुक्त आय कितना हो जाएगा 36,000, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया था, हाँ ये क्वेश्चन दिया था कि x² + 12x + 35 इज इक्वल टू 0 के मूल की प्रकृति क्या होगी। प्रकृति बताना है मूल का। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है d बराबर क्या होता है b² - 4ac। ठीक है, जिसमें इसका जो संख्या होता है वो a होता है, इसका b होता है और इसका c होता है। ठीक है, तो अगर d का जो वैल्यू होगा, ठीक है, वह इक्वल में 0 होगा तो वह वास्तविक मूल होगा उसका, और इक्वल मूल होगा यानी बराबर मूल होगा। अगर d का वैल्यू जो होगा वह 0 से बड़ा होगा तब वास्तविक मूल होगा उसका। ठीक है, और अनइक्वल वैल्यू होगा यानी कि बराबर बराबर वैल्यू नहीं होगा। और अगर d का जो वैल्यू है वह 0 से छोटा होगा तब उसका काल्पनिक वैल्यू होगा। ठीक है, ये 3 बातें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे इसका, तो b का वैल्यू कितना है 12 है, तो 12 का स्क्वायर -4 गुणे a की जगह पे 1 है और c की जगह पे 35 है। ठीक, तो ये हो जाएगा 12 का 144 माइनस 4 से गुणा करेंगे तो 4 × 5 = 20, साथ में 2 और 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 14। घटाएंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, यानी d का वैल्यू कितना आ रहा है 4 आ रहा है। और ये जो d का वैल्यू है वो 0 से क्या है बड़ा है, तो 0 से यदि बड़ा है तो वह क्या होगा, 0 से यह क्या है 0 से बड़ा है, ओहो गलती कर दिया हम लोग, 0 से क्या है ये 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा है तो क्या होगा, इसके वास्तविक मूल होंगे, 2 वास्तविक मूल होंगे, यानी ऑप्शन में दिया होगा वास्तविक काल्पनिक। ठीक है, तो वास्तविक मूल होंगे इसके, क्या होंगे वास्तविक मूल होंगे, वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, 2 वास्तविक मूल होंगे और दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया था कि एक घनाभ की लंबाई 75 सेंटीमीटर, चौड़ाई 50 सेंटीमीटर और उसका विकर्ण 17√29 दिया था, तो ऊंचाई ज्ञात करना था। इसका भी डेटा थोड़ा इधर उधर हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको देखते हैं। तो इसका विकर्ण का चूंकि हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो √L² प्लस b² प्लस क्या होता है h², ये फॉर्मूला होता है। हमारे पास विकर्ण कितना है 17√29 है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास L का वैल्यू कितना है 75, तो 75 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 50, 50 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा होगा, तो ये आएगा 75 का, जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 75 का, तो 75 का आपका स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, तो 75 का स्क्वायर कितना आएगा, 75 का आ जाएगा 55 25। ठीक है, और 50 का आ जाएगा 2500 प्लस क्या हो जाएगा ये h²। ठीक है, यहाँ पे अंडर रूट है, अंडर रूट को हम इधर लेते आएंगे तो स्क्वायर में बन जाएगा, और स्क्वायर में जब बनेगा तो ये हो जाएगा 17 का 289 और इंटू 29 इज इक्वल टू, इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, 5 5 10 और 5 2 7 1 8, अब प्लस क्या हो जाएगा h²। ठीक, अब इसको जब हम गुणा करेंगे तो ये गुणा करने पर आएगा, यहाँ जब गुणा करेंगे, इसको गुणा करके इधर लिख देते हैं। ठीक है, तो इसको जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा 8381,
8381 गुणा करने पे आएगा। ठीक है, तो 8381 आएगा। जब हम इसको घटाएंगे, क्योंकि इसको यहाँ प्लस में इधर लेके आएंगे तो माइनस होगा, यानी ये घटेगा। तो 8381 में से 8025 घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 356 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर में इधर जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा एच इज इक्वल टू अंडर रूट 356। इसको जब तोड़ेंगे तो आएगा हमारा 4 अंडर रूट 89। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बनाएंगे। क्योंकि डेटा अलग है इसलिए डेटा ऐसे दे भी रहा है एग्जाम में, बहुत कैलकुलेटिव डेटा दे रहा है, तो इसलिए इस तरह का आ भी रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जो है 7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 50 सेकंड में पार करती है। तो 350 मीटर लंबी स्टेशन को कितने देर समय में पार करेगी। ठीक है, तो देखिए 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दिशा में चल रहे, यानी कि व्यक्ति जो है ना, एक व्यक्ति चल रहा है समान दिशा में और उसका स्पीड कितना है 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। हमें ट्रेन की स्पीड नहीं पता, तो ट्रेन की स्पीड मान लीजिए x है और दूरी कितना है, क्योंकि जब आदमी को पार कर रही है तो अपने आप को पार करेगी वो, तो दूरी ट्रेन का कितना है, ज़्यादा होगा आदमी से, तो -x ले लेते हैं और इसको बदल देते हैं हम लोग इसमें मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि यहाँ सेकंड दे रखा है। तो 5/18 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50। 50 इसको कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा 50/25। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो इसका नीचे का एलसीएम आएगा 18 और ये हो जाएगा आपका 18x माइनस 7/35। ऊपर कितना है, ऊपर है 5। ठीक है, तो 18 जो है ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है 18, तो ये क्या हो जाएगा 18/90, क्योंकि 18 जाके 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 18/90 और यहाँ हो जाएगा 18x माइनस 35। ठीक है, अब 35 इधर आएगा तो ये जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 125, क्योंकि माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 18x। तो x का जो मान निकल के आएगा वो कितना होगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 125/18 मीटर प्रति सेकंड। ये अभी ट्रेन की स्पीड है, ये क्या है, ट्रेन की स्पीड है। अब हमें बताना है कि 350 मीटर लंबा जो स्टेशन है उसको कितना देर में पार कर जाएगी। तो 350 मीटर ये अब प्लस 250 मीटर उसकी खुद की लंबाई बट्टा कितना हो जाएगा 125/18। ठीक है, 18 ऊपर चला जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 50, ये 400 दो 600, यानी 600 गुणे हो जाएगा 18 बट्टा कितना हो जाएगा 125। ठीक, 25 से घटाएंगे 25 बचे 125, ये हो जाएगा आपका 25 दूना 50 और 25 दूना 50 और 25 चौका 100, 24 वाले में कट जाएगा। ठीक है, अब ये गुणा कर लेंगे हम तो कितना आएगा 24 गुणे 18 बट्टा कितना हो जाएगा 5, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, इतने सेकंड में वो क्या करेगी, ये सेकंड में आएगा, इतने सेकंड में वो उस स्टेशन को पार कर जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर इसको मिनट में हम यही बदल दें तो मिनट में अगर बदला जाएगा तो 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12/25 और फिर आपका 12 से गुणा, लंबा मल्टीप्लाई होगा, तो इसको गुणा करने कैलकुलेटर दे भी रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इतना। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया था कि 500 अंकित मूल्य पर 2 क्रमिक छूट दिया जाता है, 20-25 का छूट दिया जाता है और फिर यदि नगद कोई लेता है तो उसको 19% का अलग छूट दिया जाता है। तो एसपी क्या होगा, तो ये सिंपल है, हमें क्या करना है 500 का निकाल देना है, 20% छूट दिया गया, नहीं कितना में बिका 80 में। ठीक है, फिर 25 का छूट दिया गया, नहीं कितना में बिका 75 में, फिर उसके बाद 19 का छूट दिया गया तो कितना में बिका 81 में। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वो आंसर होगा। ठीक है, 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ कटाएंगे 1 जीरो से 1 जीरो, फिर ये कटेगा 25 यहाँ 75 और 25 चौका 100 हो जाएगा, ये 4 से कट जाएगा, 4 दूना 8। ठीक है, और ये कट जाएगा 5 दूना 10 और 2 से ये कट जाएगा। ठीक है, तो कितना बच जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ बच जा रहा है 3 और 81, तो 3 और 81 गुणा करेंगे 3 और 3 8 जा 24, 243 रुपया में क्या होगा वो बिकेगा वस्तु, एसपी होगा 243 रुपया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया था कि 3 संख्याएं दिया गया था जिसका अनुपात था 1:6:4 और उनका एलसीएम दे रखा था 5830, तो एससीएफ पूछा गया था। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना होता, इसमें जो आपका रेशियो दिया रहता है ना, उनको जोड़कर फिर क्या करना होता है, उनको गुणा कर जो एलसीएम दिया होता है उससे भाग दे देना होता है। ठीक है, तो ये 5830, क्योंकि
इनके बीच का जो रेशियो में के रूप में कटा हुआ वो एचसीएफ ही है, ठीक है। तो जो अधिक आया है वो रेशियो है, तो इसको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना होता है, तो 6 4। अब इसको हम क्या करेंगे, जब कटाएंगे तो कितना होगा, 6 चौका 24 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको 4 से कटाएंगे तो पहले 6 से कटा कर देखते हैं, 2 से कटाया जाता है, 2 3 6, ये हो जाएगा 2 दूना 4 और ये हो गया 2 9 18, ठीक है। उसके बाद 2 एकम 2, 2 5 10, फिर 3 से ये कटेगा, 5 2 7 1 8, 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, ये आएगा अब इसके बाद दशमलव में, ठीक है। यानी डेटा जरूर इधर उधर है इसका, डेटा अगर एक्यूरेट रहता तो ये कट जाता। डेटा इसका, हाँ डेटा अलग अलग है, इसका डेटा अलग अलग है, ठीक है। तो ये 12 हो जाएगा, 12 से जब हम इसको कटाएंगे पॉइंट में आएगा, तो 12 से जब इसको कटा रहे होंगे तो कितना होगा, 12 दूना 24, ठीक है। कितना बच जाएगा, 5 और 1, तो 12 चौक 48, फिर कितना बच जाएगा, 3 और 5, ठीक है। तो 12 3 36, 243 के आसपास आएगा, अगर हम दशमलव को हटाएं तो लगभग में मान लें तो 246 के आसपास एचसीएफ आएगा इसका, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यापारी अपने माल पर अंकित मूल्य अंकित करता है। अच्छा, इस प्रकार मूल्य अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 16% की छूट देने के बाद भी 26% लाभ होता है। यदि माल का क्रय मूल्य 318 रुपया है तो अंकित मूल्य बताना है। हमें वस्तु का हमें क्या बताना है, अंकित मूल्य बताना है। देखिए इस पे एक सिंपल सा रूल लगता है, और वो रूल होता है कि एमपी यानी मार्क्स प्राइस बट्टा सीपी बराबर होता है इसमें 100 लाभ दिया है ना, कितना चाहिए उसको, 26% का लाभ होता है, तो लाभ दिया तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, बट्टा 100 माइनस छूट जितना होता है वो, यानी डिस्काउंट परसेंट। ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे लगाना होता है। तो एमपी कितना दे रखा है, हमारे पास एमपी नहीं है, एमपी ही हमें बताना है, ठीक है। सीपी हमारे पास है 318 रुपया, बराबर ये 100 और ये प्रॉफिट कितना है 26 है, तो जब इसको घटाएंगे तो कितना है, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 126, और यहाँ पर डिस्काउंट जब 100 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 84, ठीक है। इसको कटाते हैं हम 3 से, ये कट जाएगा 3 दूना 6, 3 8 24, ठीक है। ये कट जाएगा 3 चौका 12, 3 दूना 6, फिर 14 दूना 28 होते हैं 42, ठीक है। 14 दूना 28 और 14 ત્યાં 42 हो गया। अब इसको 2 से हम कटा देंगे, यहाँ पे 2 एकम 2, 2 पच्चे 10, 2 9 18, यानी कि एमपी कितना आ जाएगा, मार्क्स प्राइस आ जाएगा 159 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 3 9 27, हाथ में 2 और 3 पचे 15, 15 2 17, ठीक है। और उसके बाद 3 एकम 3, 2 5, नहीं एक है ना, तो 3 1 4, 477 रुपये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन था, घन का भुजा दे रखा था 42 है, तो आयतन पूछा था, तो इसका कुछ नहीं, ए क्यू फॉर्मूला हो जाएगा, यानी कि 42 को 3 बार मल्टीप्लाई कर देना था, बस यही मल्टीप्लाई हो क्या आ रहा है, थोड़ा डिफिकल्ट आ रहा है, ठीक है, मतलब समय लेने वाला, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वो आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया था कि 5 संख्याओं का योग 655 है, प्रथम 2 संख्याओं का औसत 77 और 129 है, तो अंतिम 2 संख्याओं का औसत निकालना है। तो हमें योग दे रखा है, पांचों संख्या का योग दे रखा है, कितना है 655, अच्छी बात है। अब 2 संख्याओं का औसत दिया है, तो 2 संख्याओं का औसत अगर 77 है तो दोनों संख्याओं का योग कितना है, 77 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 7 14, 2 7 14 1 15, 154 है, और तीसरी संख्या दे रखी है 129, दोनों को जोड़ देंगे तो ये 13 हो जाएगा, हाथ में आए 1, 5 2 7 1 8, और यहाँ पे हो गया आपका 2, यानी 283। 283, इसका मतलब हमें क्या करना है, इसमें घटा देना है। 3 संख्याओं का योग कितना है 283, घटाएंगे तो 2 आएगा, और यहाँ घटाएंगे तो आपका कितना आएगा 7 आएगा, और यहाँ बचेगा 5 5, यहाँ बचेगा कितना 5 5 में से 2 गया 3 आएगा, ठीक है। तो 372। चलिए अब इसको 372 2 संख्याओं का योग है, तो 2 संख्याओं का औसत पूछा है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 एकम 2 बचा कितना 17, तो 2 8 16, 2 6 12, 186 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन थे जो एनटीपीसी में आपका 13 और 14 को पूछे गए थे। बाकी अगर आपके पास भी क्वेश्चन हो तो आप जरूर भेजिएगा, आपका इसमें टेलीग्राम का लिंक दिया गया होगा, या फिर आप कमेंट कर दीजिएगा इस वीडियो पे,
इस वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा, हम कमेंट देखकर और अगले शिफ्ट में जो भी एग्जाम होगा उसका अगली बार जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, उसका एनालिसिस करा देंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी धन्यवाद।